हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेक योर फ्यूचर बिजनेस में। मैं अरुण यादव आपको हिंदी वर्णमाला की पहली क्लास लेके आज उपस्थित हैं। जैसा कि विषय सूची में आपको बताया गया था कि सर्वप्रथम हम हिंदी की वर्णमाला पढ़ेंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हिंदी की वर्णमाला हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखते हैं वर्णमाला, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा वर्ण प्लस माला। ठीक, वर्ण का मतलब होता है समूह और माला का मतलब होता है गुच्छा। इस प्रकार हम देखें परिभाषा इसकी, वर्णों या अक्षरों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर और व्यंजन का मिला हुआ रूप जो है वो वर्ण कहलाता है। हिंदी में कुल वर्ण 52 होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, कभी कभी ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 52। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। उसके बाद एक नोट पॉइंट आपने लिखा होगा, देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ठीक है, ये चीज भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और बोलचाल में इसी ध्वनि को हम वर्ण भी कहते हैं। ये जो वर्ण है इसी ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं बोलचाल की भाषा में। ठीक है, उसके बाद आते हैं भाषा की शास्त्रीय इकाई वाक्य, वाक्य की शास्त्रीय इकाई उपवाक्य, उपवाक्य की शास्त्रीय इकाई पदबंध, पदबंध की शास्त्रीय इकाई पद या शब्द एक ही है, पद की शास्त्रीय इकाई अक्षर, अक्षर की शास्त्रीय इकाई ध्वनि या वर्ण। इसको समझते हैं, अभी तो आप नहीं समझ पाएंगे लेकिन आप समझते हैं इसको जो बता रहे हैं। ये ध्वनि या वर्ण, ये जो वर्ण यहाँ लिखा गया है, कैसे हमारा वाक्य बनता है। सबसे पहले हम कोई ध्वनि सुनते हैं या कोई वर्ण सुनते हैं, उसके बाद फिर क्या बनता है? हमारा एक अक्षर बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या बनता है? पद बनता है या शब्द बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है पद बंध बनता है, फिर वो एक उपवाक्य में बदल जाता है, फिर वही उपवाक्य सारे मिलकर एक हमारा वाक्य का निर्माण करते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। भाषा की सार्थक इकाई जो है वाक्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जहां जहां भी कोई चीज बॉक्स में बंद की जा रही है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप समझिए। ठीक है, उसको जरूर याद रखना है। ठीक, भाषा की सार्थक इकाई जो है वो वाक्य कहलाती है। आइए देखते हैं आपको स्वर और व्यंजन, जो ये क्वेश्चन ये इसमें जो लिखा गया है इसमें डायरेक्टली पूछता है। आपको इसमें रटना नहीं है, समझना है या समझ लीजिए, सबसे अच्छी बात है। स्वर, हिंदी में हमारे स्वर कितने हैं? 11। आपको कोई कोई 13 बताता है, कोई कोई 11 बताता है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, जबकि होते भी हैं। हिंदी में स्वर जो है 11 होते हैं और अगर कुल स्वर पूछा जाए तो 13 होते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे 13 होते हैं, कैसे 11 होते हैं? आइए आपको दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आपके 13 हो गए। लेकिन स्वर कितने? इसमें से 2 हमारे निकल जाते हैं, ये अंक और आ, ये हमारे क्या है? अयोगवा की श्रेणी में आते हैं। देखिए ये लिखा है अयोगवा, ये हमारे 2 अयोगवा अंक और आ होते हैं। इसलिए जब कभी स्वर पूछा जाए तो आप 11 बताएंगे और अगर कुल स्वर पूछा जाए तो आप 13 बताएंगे। याद कैसे करना है? अब जहाँ पे कुल की बात आएगी तो वहाँ पे इसका मतलब ज्यादा होगा ही, इसलिए आपको जब कुल पूछा जाएगा 13 बताना है। जहाँ पे खाली स्वर अकेले पूछा जाएगा वहाँ पे आपको 11 बताना है। इसी तरीके से हम व्यंजन में आते हैं, तो व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33। अगर कुल व्यंजन पूछा जाएगा तो 36। इसी तरीके जैसे इसमें आपको लिख के हम बताए हैं, अभी आगे एक चार्ट बना देंगे, उसमें भी आप समझ जाएंगे क्यों 33 होते हैं और क्यों 36 होते हैं। ठीक है, जब कुल की बात करेगा तो उसमें ज्यादा बताना ही है, जब खाली के लिए पूछेगा तो आपको कम में बताना है, इतना ध्यान रखिएगा। अब बात आती है ये 2 द्विगुण या उच्छित व्यंजन, इनकी संख्या भी 2 है और इनकी संख्या में 2 है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजफुल क्वेश्चन यही होता है जब पेपर में आता है अयोग्य और द्विगुण, हम दोनों भूल जाते हैं। इसमें आप लोग एक छोटी सी ट्रिक देखिएगा। अयोग्य, ये देखिए जैसे हमारा आ है वैसे ये आ है और ये आ भी है, तो इसको हम इससे जब रिलेट कर लेंगे तभी हमारा आ से याद रहेगा। अयोगवा किसे कहते हैं? देखिए जैसे ये आ बना हुआ है वैसे ये दोनों भी बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार इसको जब याद कर लोगे आप या अपने दिमाग में बैठा लोगे, समझ जाओगे तो भूलने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर आते हैं द्विगुण या उच्छित व्यंजन की संख्या में 2 है। द्विगुण डा ढा, देखो ध्यान से, द्विगुण डा डा निकल रहा है ना, डा और ढा, कुछ इसी तरीके से दा भी बनता है, डा ढा भी बनता है। तो जब आप एक याद कर लोगे दूसरा अपने आप ही याद रहेगा, या आप इसे द्विगुण डा ढा से रिलेटेड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन।
ये भी हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट ही पूछता है संयुक्त व्यंजन। पहले तो पूछता था संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो इनकी संख्या 4 है। फिर पूछता था कौन कौन से हैं, लेकिन अब इनको तोड़ के पूछने लगा है। ये स्रा स्रा सा प्लस रा, ये जो हलंत लगा इसको हम, इसका मतलब ये आधा सा है। आधा सा प्लस रा मिलके कितना हो जाएगा स्रा। उसके बाद का और सा छा, ठीक है ना, छत्रिंग्या, तो छा ये है आधा का प्लस सा मिलके छा बन जाएगा। ये त्रा, तो आधा ता प्लस रा मिलके त्रा हो जाएगा। त्रा का उच्चारण कैसे करते हैं, त्रा, देखो ता निकल रहा है ना, त्रा, ता प्लस रा। उसी तरीके से ज्ञा, ज्ञा को हम शुद्ध रूप में पढ़ते हैं ज्ञा, जल्दी जल्दी तो हम ज्ञा पढ़ देते हैं, लेकिन उसका शुद्ध रूप जो होता है ज्ञा होता है। तो आधा ज्ञा प्लस ज्ञा मिलके क्या हो जाएगा, ज्ञा हो जाएगा। उम्मीद है आपको बताई हुई चीजें समझ में आई होंगी। अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे सबको भी देखने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।